हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक बार मैं वो वापस बता देता हूँ हल्का सा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में लेटर के बारे में समझा था, उसके बाद हमने वर्ड के बारे में समझा था। लेटर समझ चुके थे, वर्ड समझ चुके थे, फिर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? फ्रेज, फर्स्ट वन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेकंड वन सेंटेंस देखा था हमने। थर्ड वन क्लोज देखा था। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। फिर हमने एक चीज़ क्लोज के बारे में देखी कि क्लोज को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड वन कोऑर्डिनेट क्लोज, थर्ड वन सबऑर्डिनेट क्लोज। ये हमने 3 कैटेगरीज देखी थी क्लोज की। प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ये 3 चीज़ें देखी थी हमने। फिर एक चीज़ हमने ये भी देखी कि सबऑर्डिनेट क्लोज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और थर्ड वन एडवर्ब क्लोज। हमने ये पढ़ लिया था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने एक चीज ये देखी कि कंजंक्शन के बेसिस पर 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें मैंने कैटेगरीज भी बताई थी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। कंजंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस की 3 कैटेगरीज बताई थी मैंने। कौन कौन सी बताई थी? फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, फिर दूसरी कंपाउंड सेंटेंस और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंजंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस 3 तरह का हो सकता है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आ रही बात समझ? ये हमने देखा था पिछली क्लास में। हमने यहां तक ये चीजें पढ़ ली थी, लेकिन ये नहीं पढ़ा था हमने कि क्लोज का और सेंटेंस का आपस में क्या लिंक होता है। जो कंजंक्शन के बेसिस पर जो सेंटेंस होते हैं उनका क्लोज के साथ क्या आपस में लिंक होता है। तो वो चीज एक बार हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये चीज देख ली थी कि जब सेंटेंस हम बनाते हैं, सेंटेंस जो होता है हमारा, उस सेंटेंस में एक क्लोज हो सकता है या एक क्लोज हमेशा सेंटेंस हो सकता है अगर उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा क्लोज हो एक सेंटेंस में। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां कि एक सेंटेंस में एक क्लोज हो सकता है या फिर
एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, एक क्लोज हो सकता है, फिर वो किसी और क्लोज के साथ यूज किया जा सकता है ना। हम ये जानते हैं कि हर एक क्लोज सेंटेंस हो सकता है अगर वो कंप्लीट मीनिंग देता है तो। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में एक क्लोज हमेशा होता ही होता है ना। हर क्लोज सेंटेंस नहीं होता, लेकिन हर सेंटेंस क्लोज हो सकता है, और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी क्लोज हो सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज होंगे तो उन क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इस चीज को पढ़ेंगे, आगे आने वाली है वो चीज। इन्हें हम संयोजक भी कहते हैं। तो एक क्लोज को दूसरे क्लोज के साथ जोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं हल्का सा कंजंक्शन बता देता हूं, फिर मैं वापस इस पे आता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कंजंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंजंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल नहीं करा रहा हूं, बस वहां समझ आ सके उतना ही बता रहा हूं यहां। एक कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एंड, बट, और ऐसे कई सारे हो सकते हैं ना। वैसे ही एक कैटेगरी और होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें जैसे एज, व्हेन, वाई, सिंस, इस तरह के कंजंक्शन यूज होते हैं। ये चीजें हम जब कंजंक्शन टॉपिक आएगा तब डिटेल करेंगे। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कंजंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज होंगे, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज होंगे, जैसे एक क्लोज ये है और दूसरा क्लोज ये है, तो इन क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कि कंजंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए दोनों में से कोई भी एक कंजंक्शन हो सकता है। अगर हमारा ये कंजंक्शन को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर ये हमारा कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहां क्लोज भी कोऑर्डिनेट क्लोज यूज होगा। कोऑर्डिनेट क्लोज है ना। अभी हमने क्लोज देखा था थोड़ी देर पहले, क्लोज देखा हमने। क्लोज तीन तरह के हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां यूज होता है उसके साथ जो क्लोज यूज हो रहा है वो क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। आ रही बात समझ? फिर से मैं अपने टॉपिक पे ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। अगर दो क्लोज को जोड़ने के लिए, अगर जो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अगर, तो क्लोज भी कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। और ऐसे दोनों क्लोज का जो ग्रुप बनेगा, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा और वो एक सेंटेंस कहलाएगा। और वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड
सेंटेंस कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो कंपाउंड सेंटेंस मैंने समझाया आपको कि कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए उसमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो कंजक्शन कौन सा हो सकता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, और उसके साथ जो क्लोज यूज होगा वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो ये क्लोज के साथ इस कंजक्शन का इस तरह लिंक है, और इस कंजक्शन की वजह से ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। समझ आ रही होगी बात? ऐसे ही मैं एक कैटेगरी और समझाता हूं कि अगर दो क्लोज आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में जो कंजक्शन यूज होगा यहाँ, वो कंजक्शन अगर जो कंजंक्शन यूज हो रहा है वो कंजंक्शन अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो यहां जो क्लोज यूज हुआ है वो क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। कौन सा क्लोज होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। और इन दोनों क्लोज के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, और वो कंप्लीट मीनिंग निकलने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो हमने अभी देखा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखा। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक ही क्लोज हो तो सेंटेंस में। अगर सिर्फ एक ही क्लोज होगा तो हमें किसी कंजक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि किसी चीज को किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है। जब एक ही क्लोज है तो उसके साथ कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक क्लोज वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। तो अब इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं, जब किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता है, जब किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता है, मतलब विदाउट एनी कंजंक्शन सेंटेंस क्या कहलाता है? कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। और अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन दो लिए हमने, अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो मैं इस चीज को यह कह सकता हूं कि विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। और अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो मैं ये कह सकता हूं विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आ रही है बात समझ? ये चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, लेकिन इनमें आपस में लिंक क्या होता है ना, क्लोज में और इस तरह के सेंटेंस में आपस में क्या लिंक होता है वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं ये चीज। तो आपको समझ आ गया होगा कि अभी हमने देखा था कि सेंटेंस सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैसे हो सकता है वो चीज हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब अभी तक मैंने जो चीजें एक्सप्लेन करी है इनको डिटेल हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, आगे करेंगे, है ना। अब हम सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तीन चीज हो सकता है, कि फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है और क्लोज हो सकता है। तो फ्रेज को और क्लोज को हम डिटेल आगे के टॉपिक्स में करेंगे। एक चीज और बता देता हूं, मैंने बताई थी पिछली क्लास में कि फ्रेज भी तीन तरह का हो सकता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये चीजें हम डिस्कस डिटेल में आगे करेंगे। किसी भी चीज से आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने इतनी सारी चीजें बता दी, काफी टफ चीजें लग रही होगी आपको सुनने में। इनमें से कोई चीज कोई टफ नहीं है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको इजी लगेगी। अभी मैंने जितना बताया वो आने वाले टॉपिक्स में जरूरी है, इसलिए मैंने अभी इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। और अब हम ये जो सेंटेंस है इसको कंटिन्यू करते हैं, और जो चीज़ें मैंने इनके बारे में नहीं बताई है या जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये चीज़ें क्या होगा या इसमें डिटेल क्या होगी, तो वो आपको आगे के टॉपिक्स में मिल जाएगी। अभी जितना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। तो आगे देखते हैं हम। अब सेंटेंस पर आते हैं।
फ्रेज और क्लोज को हम और डिटेल में बाद में देखेंगे। सेंटेंस पर आते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस सेंटेंस के बारे में अब हम समझते हैं। सेंटेंस के बारे में एक चीज हमने अब तक ये समझी है कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कई सारे वर्ड्स होंगे। हम सेंटेंस के बारे में एक चीज जानते हैं, स्कूलिंग में हमने ये चीज सीखी है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा हमने स्कूलिंग लेवल पर सीखा हुआ है। यहां सेंटेंस का क्या मतलब है, वाक्य है। सेंटेंस के और भी कई मीनिंग होते हैं हिंदी में, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं हम। ये कोई नाउन हो सकता है या फिर ये कोई प्रोनाउन हो सकता है, ये कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब कोई एक्शन हो सकता है या नॉन एक्शन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम वर्ब को क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट को कर्म कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहेंगे। ये कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। एक सेकंड, स्पेलिंग, कोई प्रोनाउन हो सकता। एक चीज समझना, मैं कह रहा हूं सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, है ना, वर्ड्स का ग्रुप होगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा अगर उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में वो मैंने यहाँ लिख दिया है, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने लिख दिया है। समझना है इस चीज को। इस चीज को डिटेल करने से पहले मैं एक बार सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में एक और अलग जो इनके मीनिंग निकलते हैं एक्स्ट्रा डिटेल करा देता हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सेंटेंस, सेंटेंस का एक मीनिंग हो सकता है वाक्य, दूसरा सजा होता है। सजा एक नाउन है ना, जिसका दूसरा भी वर्ड हो सकता है इंग्लिश में पनिशमेंट। एक और मीनिंग हो सकता है सेंटेंस का सजा देना, सजा देना। इसमें एक एक्शन आ रहा तो ये वर्ब हुआ। सजा देने का इंग्लिश में एक और वर्ड होता है पनिश, है ना। पनिश क्या है, पनिश वर्ब है, पनिशमेंट क्या है, नाउन है। वैसे ही सेंटेंस नाउन का भी काम कर सकता है और सेंटेंस वर्ब का भी काम कर सकता है। इनसे रिलेटेड हमने कई सारे एग्जाम्पल भी सुन रखे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे सेंटेंस टू डेथ, इसका मतलब है मौत की सजा। मौत की सजा के लिए एक और यूज कर सकते हैं हम वर्ड्स का ग्रुप, कैपिटल पनिशमेंट।
कैपिटल पनिशमेंट, ये एक फ्रेज है। कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब भी मौत की सजा होता है। ये भी सुना होगा आपने लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस का मतलब जीवन वाक्य नहीं होता है। लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है आजीवन कारावास। समझ पा रहे हो, है ना। तो हमारे लिए सेंटेंस का जो यहाँ मीनिंग है वो वाक्य है। जो हम यहाँ सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं वो हम वाक्य की बात कर रहे हैं, ये बाकी और चीज़ों की बात नहीं कर रहे हम। ऐसे ही सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमने अभी सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग कर्ता लिया है, लेकिन इसके अलावा भी और कई मीनिंग होते हैं, जैसे प्रजा, प्रजा, अधीन, प्रजा हो सकता है, कर्ता हो सकता है, अधीन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, विषय हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट के ही हिंदी मीनिंग है। वैसे ही जैसे सब्जेक्ट के हिंदी मीनिंग इतने सारे हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट के भी हिंदी मीनिंग हो सकते हैं कई सारे। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के भी देख लेते हैं हम। हमने जो लिया है यहाँ पढ़ते वक्त वो है कर्म, है ना। कर्म लिया है हमने। इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, एम हो सकता है। आ रही बात समझ। इसके अलावा आपत्ति जताना या आपत्ति करना हो सकता है। आपत्ति करना हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब, है ना। तो ये सब्जेक्ट के हिंदी मीनिंग है कई सारे, ये ऑब्जेक्ट के हैं। वैसे ही सेंटेंस के भी देखे। अब हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। चाहो तो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो एक बार कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। हमने बात करी कि एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें ग्रुप होता है वर्ड्स का। उसमें एक सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। ये हमने स्कूलिंग लेवल पर सीखा है। अब ध्यान देना, मैंने ये कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ये कोई नाउन हो सकता है या ये कोई प्रोनाउन हो सकता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का ग्रुप होगा और उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा हमने सीखा हुआ है। लेकिन क्या हमेशा ही सब्जेक्ट कंपलसरी है? क्या ऑब्जेक्ट कंपलसरी है या फिर क्या वर्ब कंपलसरी है? एक सेंटेंस बनाने के लिए तीनों में से कौन सी चीज कंपलसरी है? क्या तीनों कंपलसरी है या क्या तीनों में से कोई एक है, या इन तीनों के बिना भी सेंटेंस बनाया जा सकता है? ये चीज अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। हाँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है। एक ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन वर्ब के बिना कभी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। समझना इस बात को, वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार।
ध्यान से समझना इस बात को। जैसे आई टीच, इससे पहले मैं एक चीज ये समझा देता हूं आपको कि हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब कर्ता लिया, इसका मीनिंग है क्या आखिर। कर्ता मीन्स इसमें जो एक्शन होगा, जो काम होगा उस सेंटेंस में, उसको अंजाम देने वाला शख्स ही कर्ता होता है ना। और उस काम का जिस शख्स पर असर पड़ेगा, है ना, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ये चीज समझना एक बार। आई टीच, इसका मतलब है ये सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस है ना, ये चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना समझिए, इसका मतलब है आई टीच मतलब मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब इस चीज को ढंग से सोचो एक बार। मैं पढ़ाता हूं मतलब एक काम हो रहा है इसमें, वो क्या है, पढ़ाने का। और पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, आई, मैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, काम को अंजाम देने वाला आई है, तो ये क्या हुआ, ये शख्स सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये शख्स सब्जेक्ट है। और काम क्या हुआ, पढ़ाने का, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, इसमें एक्शन हुआ। आ रही बात समझ। मैं एक बार इसका हिंदी मीनिंग लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूं चीज। मैं पढ़ाता हूं, आई बात समझ। इसका हिंदी मीनिंग ये है, इसका मतलब ये पढ़ाने का काम करने वाला शख्स ये आई है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सेंटेंस है। आ रही बात समझ। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कि सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, देखो एक बार। मैं पढ़ाता हूं, इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं हिंदी में, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। ये सेंटेंस बना कैसे, इसका ये हिंदी मीनिंग कैसे निकला, ये मैं आगे सिखाऊंगा। आप उस पर टेंशन ना ले, उस चीज के बारे में सोचकर। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करें। मुझे पढ़ाया जाता है, यहां काम क्या था, पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा था, मैं। यहां क्या है, काम पढ़ाने का, पढ़ाया जाता है ना। कौन पढ़ाता है, नहीं पता। किसको पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। मैं अभी आपको ये भी नहीं सिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी सिर्फ आप ये चीज समझे कि काम को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट है और उस काम का जिस पर असर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है। आ रही बात समझ। तो इस काम को, यहां पढ़ाने वाले काम को अंजाम कौन दे रहा है, मुझे पढ़ाया जाता है। मुझको कोई पढ़ाता है, लेकिन वो मुझे पढ़ाता है कौन, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस सेंटेंस में। जब पढ़ाने वाले का पता नहीं है, इसका मतलब एक्शन करने वाले का पता नहीं है, उस काम को करने वाले का नहीं पता, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। फिर भी इसकी इंग्लिश तो बनेगी, है ना। इसकी इंग्लिश में बनाता हूं, आई एम टॉट, इसका मतलब है मुझे पढ़ाया जाता है। अब यहां जो आई यूज किया है मैंने, वो शख्स मैं नहीं मुझे है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहां जो आई मैंने लिखा था वो इस काम को अंजाम देने वाला था और उसका हिंदी मीनिंग मैं था। लेकिन यहां जो मैंने आई लिखा है, इस आई का हिंदी मीनिंग मुझे है, और ये इस काम को अंजाम देने वाला शख्स नहीं है। इस काम का असर पड़ रहा है इस शख्स पर, है ना। तो ये शख्स तो वो है जिसे पढ़ाया जाता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आप अभी ये समझिए कि ये इस काम को करने वाला शख्स नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, काम को करने वाला शख्स नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन गया, यहाँ सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं। लेकिन यहाँ आप एक चीज नोट करना कि यहाँ टीच वर्ब यूज हुआ है और यहाँ एम और टीच टॉट वर्ब यूज हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन वर्ब कंपलसरी है ना। क्योंकि दोनों सेंटेंस में वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना, वर्ब का यूज हमने किया ही किया है। ध्यान देना।
तो अगर मैं टीच वर्ब को यहां लिखूं, टीच वर्ब को यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस तरह की मैं बातें समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना बन सकता है और वर्ब के बिना नहीं बन सकता, तो ये एक सेंटेंस होना चाहिए। बिल्कुल ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल ये एक सेंटेंस है टीच। ये कैसा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपने इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, कम हियर गो देयर, है ना, कम गो प्ले, है ना। इस तरह के ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इन्हें वन वर्ड सेंटेंस भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो? एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, वर्ब कंपलसरी है, और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, और सिर्फ अगर वर्ब आ जाए तो भी वो सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है ना। टीच का यहाँ मीनिंग है पढ़ाओ, टीच का मीनिंग यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ाओ है। इंपेरेटिव का मतलब वैसे तो भावार्थक वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें कई सारे भाव आते हैं, जैसे कोई निगेशन हो सकता है, मनाही हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, इसके अलावा सजेशन हो सकता है, कमांड हो सकता है, समझ लो, ऑर्डर हो सकता है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। इनको हम आगे डिटेल करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब कंपलसरी है। तो मैंने आपको ये कहा यहाँ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं है, वर्ब कंपलसरी है। जब वर्ब कंपलसरी है तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी वर्ब है जो जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब सेंटेंस बन सकता है या नहीं बन सकता, उस आधार पर दो तरह की हो सकती है। एक वर्ब फाइनाइट वर्ब हो सकती है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। समझ पा रहे हो? क्या होती है फाइनाइट वर्ब, क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज हमारी ये थी, क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सी वर्ब है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, तो वो वर्ब है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए कंपलसरी नहीं है, एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। हम ये आगे डिटेल करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई कि कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाहूँगा कि हमने बात करी वर्ब की, इससे पहले हमने बात ये करी कि एक जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और फिर मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है ना, कि एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए और उनका मीनिंग भी कंप्लीट निकलना चाहिए, तो वो सेंटेंस बनेगा। लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वो जितने वर्ड्स उसमें लगेंगे यूज करने में, वो वर्ड्स अलग अलग तरह के, कभी मैं उनको नाउन कह रहा हूँ, कभी प्रोनाउन कह रहा हूँ, तो क्या करें, इनको रट ले क्या? समझ में आ रही बात? हम यही सोचेंगे कि क्या इन्हें हम रट ले क्या, तो हमें इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार ये समझ जाए कि ये जो वर्ड है इनका क्या मीनिंग होता है, किस तरह इनका सेंटेंस में यूज होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या नेचर होता है ना, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, नाउन कहाँ यूज करी जाती है, वर्ब कहाँ यूज करी जाती है, उसका जो सही यूज क्या है सेंटेंस में, किस पोजीशन पर वो सेंटेंस में यूज होनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो क्या चीज़ें हमें अब सीखनी है, इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, कि हम अगर वर्ड्स के बारे में ये सीख जाए कि वर्ड्स का क्या नेचर है, शब्दों का कौन सा शब्द कैसा है, उसका क्या नेचर है, अगर उसका क्या फंक्शन है ये समझ आ जाए,
फंक्शन मतलब क्या यूज है, या फिर जब वो सेंटेंस में यूज होगा तो क्या उसकी पोजीशन होगी। ये चीज़ अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश सीखना, है ना। तो ये चीज़ सीखने के लिए कि एक वर्ड का क्या नेचर होता है, फंक्शन होता है, क्या पोजीशन होती है, ये चीज़ सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा, है ना। क्या सीखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड का क्या नेचर होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी, ये चीज़ें हमें सीखने के लिए, ये चीज़ें जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई अलग से चीज़ नहीं है। अभी मैंने वर्ब कहा तो वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको फिर से वर्ब पे कंटिन्यू करता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। दूसरा, सेकंड वन प्रोनाउन, हिंदी मीनिंग है इसका सर्वनाम। तीसरा, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग है इसका विशेषण। फोर्थ वन वर्ब, हिंदी मीनिंग है इसका क्रिया। फिफ्थ वन है एडवर्ब, हिंदी मीनिंग है इसका क्रिया विशेषण। सिक्स्थ वन प्रेपोजिशन, जिसका हिंदी मीनिंग है कारक। सेवंथ वन है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, नीचे ही ले लेते इसको। सेवंथ वन है कंजंक्शन, हिंदी मीनिंग है संयोजक। और एट्थ वन है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग है विस्मयादि बोधक शब्द। एक बार समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम समझते हैं तो हम क्या चीज जान जाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद, है ना। तो हम वर्ड्स को अलग अलग कैटेगराइज करना सीख जाएंगे, वर्ड्स के बारे में डिटेल सीख जाएंगे। अगर हम वर्ड्स के बारे में ये चीज़ें जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन ये क्या होता है, तो हम ये सीख पाएंगे कि इनका कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, करेक्ट यूज करना हम सीख जाएंगे। तो एक बार ये जो मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, बताए आपको हमने ये देखे हैं। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इनको डिटेल करेंगे। नाउन, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ये कोई सब्जेक्ट बन सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करी थी तो मैंने वहाँ नाउन प्रोनाउन यूज किया था। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है ना। नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है ना। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं, है ना।
ये जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो हम एडजेक्टिव को क्या कह सकते हैं कि ये क्या बताते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्रिया एक्शन हो सकता है हमारा, एक्शन बताता है, नॉन एक्शन भी हो सकती है चीजें। एडवर्ब क्रिया, देखो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला, उसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, वैसे ही वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब होता है। वैसे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को, और कई केस में नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। वो हम आगे डिटेल करेंगे ये चीजें, लेकिन अभी इतना समझिए कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं ना। तो ये क्या बताता है, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब। हरी बात समझ। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करने के काम में यूज किए जाते हैं। कंजक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया ही था कि कंजक्शन क्लोजेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द जिसे हम कहते हैं, इंटरजेक्शन कई एक्सप्रेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई मतलब वंडर हो जाए तो वो वाव, है ना, वाव वर्ड यूज कर सकते हैं, या कोई खुशी के लिए हुर्रे, इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं, है ना। या कोई हमें पेन हो, अचानक कोई पेन हो जाए तो आउच, इस तरह का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, तो इसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने वर्ब भी ली है, जो 4th नंबर पे। ये सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ 4th नंबर पर वर्ब लिया है, उसके बारे में अगर हम डिटेल करते हैं, वर्ब के बारे में अगर डिटेल करते हैं हम, तो अगर वर्ब को हम डिटेल से पढ़ते हैं तो हम ये सीखेंगे कि वर्ब को अगर हम टाइम के साथ पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे होंगे, टेंसेस पढ़ रहे होंगे, है ना, टेंस पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये पढ़ने के हिसाब से चीज बनी हुई है। अगर वर्ब को हम डिटेल करते हैं, वर्ब का बेसिक समझकर अगर हम वर्ब को आगे डिटेल से पढ़ते हैं, तो हम टेंस पढ़ रहे होते हैं। डायरेक्ट पढ़ने का टॉपिक नहीं है टेंस पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन क्या चीज़ है, नरेशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है। टेक्यूशन है, टेक्यूशन है, टेक्यूशन है। टेक्यूशन के अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसे हम कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मॉडल्स है, और है नॉन फाइनाइट वर्ब, और है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जैसे मैं बताऊं, इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव,
जेरंड, जेरंड, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स तीन तरह के हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान देना, एक बार मैंने जो लिखा है वो वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक हो गए। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब हम वर्ब को डिटेल करेंगे, वर्ब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, तो हम टेंसेज, वॉइस, नरेशन, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, टेक्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें हम वर्ब के बारे में ही सीखेंगे, है ना, कि टेंसेज है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेक्यूशन है, मॉडल्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये सब क्या है? ये वर्ब के बारे में ही डिटेल है और कुछ नहीं है। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, नाउन, प्रोनाउन करके, वो और वर्ब को जब डिटेल करेंगे तो हमारा पूरा लगभग सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और इनसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें, है ना, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हम एकदम 0 लेवल से सीख रहे हैं इन चीज़ों को और हाईएस्ट लेवल तक सीखेंगे, मतलब एसएससी बैंक लेवल तक सारे पेपर्स को क्रैक करना सीखेंगे और हर तरह का क्वेश्चन यहाँ सोल्व आउट करेंगे हम। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने आपको एक चीज ये बताई है कि हम वर्ड्स को डिटेल से पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को जब हम डिटेल करेंगे तो हमारे ये कई सारे टॉपिक्स जो बुक्स में टॉपिक के नाम से आते हैं वो कवर हो जाते हैं। असल में ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये वर्ब को डिटेल करते हैं तो ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो अब हमारा जो पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक ओवरव्यू था, है ना, कि जो हम पहली जो चीज़ स्टार्ट करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चीज़ शुरू करें, उससे पहले वहाँ तक पहुँचने का एक तरीका था कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। मैंने अब तक जो भी चीज़ें बात करी है वो जब आगे आएगी तो हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को। अभी तक के लिए मैंने जो चीज़ पढ़ाई है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शुरू करेंगे और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे। असल में ये एक इंट्रोडक्शन है ताकि जब मैं आपको नाउन की डिटेल नॉलेज दूं, डिटेल नॉलेज का मतलब ये है कि किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए एक बार इन सबका इंट्रोडक्शन जरूरी है। क्योंकि नाउन को जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोनाउन की भी इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव की भी होनी जरूरी है, वर्ब की भी होनी जरूरी है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इन सब में इम्पोर्टेंट वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बिना तो एक सेंटेंस बना भी नहीं सकते हम, है ना। फाइनाइट वर्ब अभी मैंने जिक्र किया कि फाइनाइट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो वर्ब का स्टार्ट करेंगे, फिर नाउन, प्रोनाउन, फिर 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर इन बाकियों का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और फिर हम इनको डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।